वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे पेपर टेस्ट नंबर 5 का जो 50 क्वेश्चन बचे हुए थे। तो आज हम करेंगे पूरा 50 क्वेश्चन और आज हमारा ये 50 क्वेश्चन लेके आज का ये टेस्ट नंबर 5 पूरा हो जाएगा। और नेक्स्ट डे अब अगली टेस्ट सीरीज 6 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, पेपर गोल्ड पद का आशय है किसे? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का एक विशेष आहरण अधिकार SDR से या फिर विशेष निर्वाह अधिकार से। ऑप्शन है सोने से जुड़ी मुद्रा से। डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 100 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का एक विशेष आहरण अधिकार SDR से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 101, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल है? ऑप्शन नंबर ए है पेट्रोलियम का उत्पादन, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण, और ऑप्शन सी है ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है किस पर बल देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बल देता है पेट्रोलियम का उत्पादन और पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 102, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या से है, जानकी रमन समिति शेयर घोटाले की जांच पड़ताल हेतु है, और मल्होत्रा समिति है जो बीमा क्षेत्र में सुधार से है, तारापोर समिति है बैंकों में ग्राहक सेवा से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सुमेलित नहीं है तो वो हो जाएगा आपका तारापोर समिति जो बैंकों में ग्राहक सेवा से नहीं है। यही आपका रॉन्ग है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 103, टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत प्रतिपादन किया जो संबंधित है, किससे संबंधित है? जनसंख्या से, निर्धनता से, अर्थव्यवस्था से और बेरोजगारी से। जो टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत वो किससे संबंधित है? वो तो जनसंख्या से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 103 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, गांधी शांति पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 हेतु गांधी शांति पुरस्कार हेतु चयनित किया गया, और ऑप्शन सेकंड दिया हुआ है वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा कि जो गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 है तो गांधी शांति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था, ये भी सही है। और वर्ष 2020 के लिए जो गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी दोनों। तो ऑप्शन हो जाएगा ये, पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 105, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल को मंजूरी दी गई है? तो कितने रुपए में दिया गया है? 300 रुपये प्रति क्विंटल, या फिर 400 रुपये प्रति क्विंटल, या फिर 315 रुपये प्रति क्विंटल, या फिर 415 रुपये प्रति क्विंटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो 2023-24 के लिए गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य प्रति क्विंटल के हिसाब से जो मंजूरी दी गई है वो हो जाएगा आपका 315 रुपये प्रति क्विंटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 106, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ मिलता है? बुद्धघोष की सामंत पसादिका में, या फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र में, या फिर पाणिनि की अष्टाध्यायी में, या फिर पतंजलि का महाभाष्य में। तो जो बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, तो इसका उल्लेख दिया है बुद्धघोष की समंत पासादिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन दिया हुआ है मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख फेनसांग, अबूज ईद और अल मसूदी तथा अल अबरूनी ने किया है। नेक्स्ट ऑप्शन है सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। तो 107 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जो ये मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख फेनसांग और अबूज ईद, अल मसूदी तथा अल अबरूनी ने किया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जो सांबपुर यात्रोत्सव पूजा सूर्य पूजा से संबंधित था, ये बात आपकी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली 2, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? किसने कहा है? बलबन ने, कैकुबाद ने, या फिर जलालुद्दीन खिलजी ने, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 108 का क्या हो जाएगा? जो बलबन था, बलबन ने कहा था ये बात, ठीक है। जो खलीफा का सहायक कहा था अपने आप को, वो था बलबन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। नेक्स्ट है पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया। तो 109 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जो बीजक दिया है, देखिए इसमें जो ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, और एक और दो, दोनों, ना एक ना ही दो। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ना एक और ना दो, क्योंकि इसमें जो दिया गया है देखो, बीजक संतो दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन, ये बात गलत, क्योंकि बीजक जो है वो कबीर दास के उपदेशों का एक संकलन, ठीक है। और जब पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया था, तो इसको मध्वाचार्य ने प्रतिपादित नहीं किया था, तो इसका भी ये गलत हो जाएगा। तो जो मध्वाचार्य की जगह है यहाँ पे क्या होना चाहिए? मध्वाचार्य की जगह पे यहाँ पे होना चाहिए ये वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित है, ठीक है। जो मध्वाचार्य है तो ये वल्लभाचार्य यहाँ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना एक और ना ही दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा। इसका जो है देखते हैं। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चलाई गई थी ताकि सेना में भर्ती की जा सके, या फिर राजस्व संग्रह में सुविधा हो सके, या तो फिर धार्मिक सामंजस्य स्थापित हो सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? या फिर साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन किसका हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का जो प्रथम नवाब था वो कौन था? आसफ उद्दौला, या फिर सादत खां, या फिर शुजाउद्दौला, या फिर सफदरजंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो अवध का प्रथम नवाब था, अवध का प्रथम नवाब कौन था? सादत खां था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सादत खां, ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि 1722 ईस्वी में इस सूबेदार नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो किसे पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? लीवेंट कंपनी को, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को, या फिर द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़ को, या फिर ऑस्टेंड कंपनी को। तो 112 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लीवेंट जो कंपनी थी वो 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से इसमें भारत में व्यापार करने के लिए इसको अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसको लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में सबसे पहले व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, वो भी स्थल मार्ग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार को पुनः स्थापित किया था। तो किसने स्थापित किया था? 1858 के भारत सरकार के अधिनियम ने, या फिर लॉर्ड कैनिंग ने, या फिर 1860 में सनद के जारी किए जाने से, या फिर 1858 की साम्राज्य की घोषणा ने। तो 113 का क्या क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि इसमें जो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में जो हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो उद्घोषणा हुई थी, इसी के द्वारा इसमें अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 का, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो करना है, करिए। बनारस का संस्कृति कॉलेज के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। या फिर कलकत्ता मदरसा के संस्थापक वारेन हेस्टिंग्स। या फिर फोर्ट विलियम कॉलेज के आर्थर वेलेजली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो बनारस का संस्कृत कॉलेज है उसको किसने बनाया था? इसको तो विलियम जोन्स ने इसका संस्थापक जो था बनारस का संस्कृत कॉलेज का, इसका विलियम जोन्स तो थे नहीं। इसके कौन थे? जोनाथन डंकन थे, जो कि 1791 ईस्वी में बनाए थे। जिसपे पूछ क्या रहा है? संस्थाओं निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। और उपरयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? अच्छा, जो सुमेलित है वो लिखना है। तो चलिए, ये बनारस का संस्कृत कॉलेज जो विलियम जोन्स ने इसमें दिया है संस्थापक, ये तो गलत हो गया। और आपका जो कलकत्ता मदरसा है, कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स ने बनाया था, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ये बी नंबर सही हो जाएगा। और फिर फोर्ट विलियम कॉलेज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो तो क्या नाम इसका, आर्थर वेलेजली दिया, लेकिन आर्थर वेलेजली इसमें क्या, लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेजली थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेजली। तो इसमें कितने सुमेलित हो गए? दूसरा भी सुमेलित है, और तीसरे को क्या करेंगे? सुमेलित करेंगे या नहीं? 114 का तो इसका सिर्फ एक ही आपका सुमेलित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 112 कलकत्ता मदरसा। इसमें आर्थर वेलेजली जो दिया है, आर्थर वेलेजली ना होके इसका जो राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेजली हो जाएगा, जो फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे, लॉर्ड कोले वेलेजली, जो कि 1800 ईस्वी में करवाए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 115। निम्नलिखित में से कौन सा एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र के मामले में शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? मुजफ्फर अहमद, या फिर नलिनी गुप्ता, या फिर शौकत उस्मानी, या फिर M.A. अंसारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2024 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल कौन नहीं था? 115 का जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसमें जो M.A. अंसारी थे यही शामिल नहीं थे, M.A. अंसारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें मुजफ्फर अहमद भी शामिल थे, और नलिनी गुप्ता भी थी, और शौकत उस्मानी भी थे। M.A. अंसारी शामिल नहीं थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116 का। राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, या फिर 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। तो पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ये क्रम में करना है इसको। ठीक है, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें जो हो जाएगा, सबसे पहले तो डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया गया था। तो डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू को
बंदी बनाया गया था। तो ये 9 अप्रैल 1919 को फिर इसके बाद अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो इसका जो सन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 अप्रैल 1919 को हुआ ये सबसे पहले। इसके बाद क्या हुआ, फिर जलियांवाला बाग नरसंहार के हुआ 13 अप्रैल 1919 को। तो पहले 9 अप्रैल आया, इसके बाद 13 अप्रैल, तो पहले हो जाएगा दूसरा, फिर हुआ पहला। और इसके बाद फिर क्या हुआ, दिसंबर 1919 में हुआ, क्या हुआ, अमृतसर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये दिसंबर 1919 में हुआ। तो पहले 9 अप्रैल डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया गया, दूसरा हो जाएगा। फिर हुआ जलियांवाला बाग 13 अप्रैल को हुआ नरसंहार, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। और फिर हो जाएगा आपका ये दिसंबर में ये घटना हुई 1919 का जो अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो हो जाएगा 213 किस ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका 213, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 117 का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पलाऊ गणराज्य के एबाकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट ऑप्शन है 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अवार्ड ऑफ द नाइट से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट ऑप्शन है वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिजी गणराज्य ने द कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया। नेक्स्ट ऑप्शन है 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहरीन द्वारा गैंड कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें जो आपका दिया है ये बहरीन, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये तो दिया है सही है कि जो लोगोहू से, जो बहरीन द्वारा जो कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर आप लोगोहू से सम्मानित किया गया, यही बात आपकी गलत है। तो ये 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो बहरीन द्वारा नहीं है, ये पापुआ न्यू गिनी ने ग्रैंड कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोहू से सम्मानित किया। ठीक है, तो ये बहरीन का नहीं है, पापुआ न्यू गिनी का है जो ग्रैंड कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 का, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया है नियंत्रण परिषद की स्थापना ए, बी नंबर है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सी नंबर है ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, और ऑप्शन डी है गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो इसे अब मिलाना है, सूची फर्स्ट को सेकंड सूची से मिलान करवाना है। तो इसका राइट आंसर मिलाएंगे इसको, जो 118 है, जो तो इसको देखेंगे कि जो नियंत्रण परिषद की स्थापना है वो पिट का भारतीय अधिनियम 1784 में हुआ। तो पहले का हो जाएगा दूसरा, पहले का हो जाएगा आपका दूसरा, और सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो नियामक अधिनियम 1773 के अंतर्गत किया गया। तो ये हो जाएगा आपका पहला। और फिर ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की जो अनुमति दी गई वो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत दी गई है। तो सी का हो जाएगा चौथा। और फिर गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की जो नियुक्ति हुई वो चार्टर अधिनियम 1813 में हुई। तो ये इसका हो जाएगा चौथे का
तीसरा। तो इस तरह से देखेंगे कि इसमें पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, तो कितने हो गए। ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी वो पिट का अधिनियम, पिट का जो भारतीय अधिनियम 1784 था इसके तहत हुई थी, और सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी नियामक अधिनियम 1773 के तहत हुई थी। और जो ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली थी वो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत मिली थी। और जो गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई थी वो चार्टर अधिनियम 1813 के तहत हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119। प्रसिद्ध पुस्तक द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, द अरविंदो, और फिर नेक्स्ट है राधा कृष्णन या फिर भगवान दास। तो 119 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध पुस्तक जो है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के जो लेखक हैं वो कौन हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 119 का राइट आंसर हो जाएगा द अरविंदो घोष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है। ऑप्शन दिया है फर्स्ट, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक 15 से 19 जनवरी 2024 में होगी, या फिर सेकंड ऑप्शन दिया है यह मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी द्वारा सक्षम अवसरों और निर्णय लेने तथा वैश्विक साझेदारी पर उनके प्रभाव की खोज पर केंद्रित होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें दिया गया है ये ऑप्शन दिए हैं विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक वार्षिक बैठक 15 से 19 जनवरी 2024 में होगी, ये बात भी सही है। और फिर यह मुख्य रूप से नई प्रौद्योगिकी द्वारा सक्षम अवसरों और निर्णय लेने तथा वैश्विक साझेदारी पर उनके प्रभाव की खोज पर केंद्रित होगी, ये बात भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इसमें बात सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा आप इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। कर्मा, धुरिया, बुंदेलखंड। 121 का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्मा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा ए। जो कर्मा है डांस, जो कर्मा है ये सोनभद्र में आदिवासियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये जो और जितने डांस दिए गए हैं ये फिर ये आदिवासियों द्वारा नहीं किया जाता है, ये एक जो यूपी में विशेष जाति हैं ये पर्सनल जातियों के द्वारा की जाती हैं। तो यही जो आपका जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्मा। और महोबा, देखिए जो महोबा है, महोबा में जो डांस होता है तो वो क्या होता है, जो बुंदेलखंड में महोबा ये बुंदेलखंड में आता है। तो इसमें क्या होता है, धुरिया नृत्य जो है बुंदेलखंड में ये कुम्हार जाति के स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, और जो धीवर है ये कहार जाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह ये सही जो नहीं है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 122। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तीर्थ स्थल का नाम एक तरफ दिया है और दूसरी तरफ दिया है नगर और स्थान कौन कहाँ पे स्थापित है। तो देखिए इसमें दिखा है चक्र तीर्थ जो कौशाम्बी में दिया है। तो आप ऐसा करिए सीधे सीधे मिलान करिए कि कौन कहाँ पे है एक बार में। तो गोविंद देव मंदिर जो 122 का जो ऑप्शन है, देखिए जो गोविंद देव मंदिर है ये कहाँ पे है, ये आपका वृंदावन में है। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले का तीसरा गोविंद देव हो जाएगा
सॉरी दूसरे का तीसरा हो जाएगा। और जो चक्र तीर्थ स्थल है ये नौमिषारण्य में है, तो पहले का हो जाएगा आपका चौथा। और सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पे हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी, तीसरे का दूसरा। बौद्ध जैन मंदिर वो हो जाएगा आपका कौशाम्बी, पहला। तो इस तरह देखिए पहले का चौथा, तो पहले का चौथा तो एक ही ऑप्शन में दिया गया है जो कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। जो चक्र तीर्थ है वो नौमिषारण्य में है और गोविंद देव मंदिर वृंदावन में है, सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में, बौद्ध जैन मंदिर हो जाएगा आपका कौशाम्बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123। निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है, पंडित मदन मोहन मालवीय, या फिर आचार्य नरेंद्र देव, या फिर बाबू शिव प्रसाद गुप्त, या फिर महात्मा गांधी। तो 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 123 काशी विद्यापीठ के जो संस्थापक हैं वो कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके बाबू जो शिव प्रसाद गुप्त हैं, यही आपके काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन नंबर डी, ओ सॉरी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ओडोमीटर परिवहनों वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र ओडोमीटर, या फिर ओंडोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र, या फिर ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है, या फिर एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है 124 में वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एमीटर जो दिया गया है, एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र, यही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। और ये ओडोमीटर है जो वाहनों के पहियों द्वारा तय की दूरी मापने का एक यंत्र है, ये बात भी सही है। और फिर ओंडोमीटर जो है, ओंडोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है, ये बात सही है। और ऑडियोमीटर तो जो ऑडियोमीटर है वो ध्वनि तीव्रता का मापने का जो युक्ति है वो है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो ये एमीटर होता है, एमीटर क्या होता है, एमीटर जो होता है विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, ठीक है। तो यही आपका गलत हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन कारण का सवाल है। कथन दिया है तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, और कारण दिया है तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे 125 का क्या हो जाएगा, 125 का हो जाएगा आपका जो तापमान में वृद्धि के साथ किसी द्रव की जो श्यानता बढ़ने की बजाय घट जाती है तथा तापमान में वृद्धि होती है, अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ा देती है, ठीक है। तो तापमान में जो इसमें दिया है ऑप्शन दिया है कथन तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, तो ये बढ़ती नहीं है, बढ़ने के बजाय ये घट जाती है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया आपका। और जो हो जाएगा तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका एक गलत तथा आर सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 126। तो आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। जो आवर्धक कांच होता है इसमें किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, तो ये इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। नतोदर अवतल भी नहीं होता और समतल अवतल भी नहीं होता और या उत्तल दर्पण भी नहीं होता, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 127। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, वॉट, वोल्टेज, ओम, एम्पियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो बिजली की खपत का बिल होता है किसके मापन पर आधारित होता है,
इसे कूट दिया है। निम्नलिखित में से अपना उत्तर चुने। केवल एक एवं दो, दो एवं तीन, तीन एक एवं चार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 127 का हो जाएगा वाट। तो बिजली की जो खपत का बिल होता है वो वाट के मापन पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 128 का क्या हो जाएगा? क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है। तो क्वांटम सूचना का जो मूल मात्रक है क्या हो जाएगा? बिट, बाइट, गीगाबिट या फिर क्यूबिट। तो जो क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका क्यूबिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2023 विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट है। नेक्स्ट है, ग्लोबल साइबर सुरक्षा पर वार्षिक बैठक 13 से 15 नवंबर 2023 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कूट से देखना है, इसमें नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 129 का क्या हो जाएगा? इसमें जो दिया है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2023 विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट है, ये बात भी सही है। और फिर है जो ग्लोबल साइबर सुरक्षा पर वार्षिक बैठक 13 से 15 नवंबर 2023 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगी, ये बात भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। निम्नलिखित में से सही युग्म सुमेलित नहीं है, जो उसे बताना है। जो एल्यूमिनियम है बॉक्साइड, कॉपर का सिनेबार, जिंक का कैलामाइन और आयरन का हेमेटाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है? 130 का हो जाएगा जो कॉपर है, कॉपर का सिनेबार इस दिया है, यही आपका गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो एल्यूमिनियम है वो बॉक्साइड का है और जिंक है कैलामाइन और आयरन का हेमेटाइट। तो और ये जो क्या नाम है कॉपर दिया है, तो कॉपर का क्या हो जाएगा? कॉपर जो है वो सिनेबार का है, वो सॉरी कॉपर सिनेबार पारा का है। ये जो कॉपर है कॉपर नहीं है, वो पारा का दिया हुआ है सिनेबार, ठीक है। कॉपर जो होता है कॉपर का क्यूप्राइट होता है, कॉपर का क्यूप्राइट हो तो सिनेबार जो होता है सिनेबार होता है आपका मरकरी या पारा का। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा और यही गलत है। एल्यूमिनियम बॉक्साइड का और कॉपर का हो जाएगा क्यूप्राइट, जिंक का कैलामाइन, आयरन का हेमेटाइट और सिनेबार हो जाएगा आपका पारा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131। निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड या फिर निकेल ऑक्साइड। जो कांच को गहरा रंग प्रदान करता है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कोबाल्ट ऑक्साइड। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए, कोबाल्ट ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 132। निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। तो कारण देखते हैं, आपका कथन देखते हैं पहले। ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है। कारण है ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। तो आप देखिए इसका जो कारण और कथन है ये एक दूसरे से व्याख्या कर रहा है एक दूसरे की या फिर नहीं कर रहा है, दोनों सही है या फिर नहीं सही है। तो देखिए ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है, ये बात तो सही है। और ओजोन जो होता है रेडियो एक्टिव नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें जो एक दूसरे की व्याख्या इसमें एक दूसरे की ये नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ए तथा आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133। निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? किसका नहीं है?
स्वजीवी उत्पादक, परजीवी परोपजीवी उपभोक्ता, मृतोपजीवी विबंधक या फिर तृणभक्षी गौण उपभोक्ता। कौन सुमेलित इसमें नहीं है ये बताना है। तो इसमें जो तृणभक्षी दिया है वो गौण उपभोक्ता नहीं, ये तो प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सजीवी उत्पादक ये बात बिल्कुल सही, परोपजीवी जो उपभोक्ता होते हैं ये बात भी बिल्कुल सही है, मृतोपजीवी विबंधक हैं ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तृणभक्षी जो होती हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ना कि गौण उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 134 का। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो किसे हार्मोन माना जाता है? जो विटामिन डी होता है आपका, यही आपका हार्मोन्स का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 135। किसी सामान्य व्यक्ति का जो पीएच स्तर होता क्या होता है? 4.5 से 4.6 या फिर 6.45 से 6.55 या फिर 7.35 से 7.45 या फिर 8.25 से 8.35। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7.35 से 7.45 तक, या फिर आपका 7.4 दिया है तो भी राइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्राफ्ट के रूप में जाना जाता है वह धनी होते हैं किस चीज़ में? कार्बोहाइड्रेट्स में या फिर हाइड्रोकार्बन्स में या फिर प्रोटीन में या फिर लिपिड्स में। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। 1, 2 और 3, 2 और 4, 1, 3 और 4, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो पेट्रोक्राफ्ट होते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स, इन दो चीज़ में ये धनी होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायोचिप में क्या होता है? आरएनए, डीएनए, आरएनए तथा डीएनए, आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन्स, ये तीनों चैन से बना होता है बायोचिप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1971 के स्थान पर अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021 लागू हो चुका है। और ऑप्शन दूसरा दिया है, नए संशोधन अधिनियम के अनुसार संबंधित गंभीर असामान्य मामले में 26 सप्ताह तक के भ्रूण का गर्भपात कराने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय लेना आवश्यक नहीं है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1971 के स्थान पर अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021 लागू हो चुका है। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। और जो नीचे दिया गया है दूसरा ऑप्शन, नीचे नए संशोधन जो अधिनियम के अनुसार संबंधित गंभीर असामान्य मामले में 26 सप्ताह तक के भ्रूण का गर्भपात कराने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय लेना आवश्यक नहीं है, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। इसमें भी राय लेना आवश्यक है। चलिए, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक तो सही है, दूसरा गलत है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 139। तो अभी तक का अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है? ऑप्शन दूसरा है। वर्ष 2023 में इसका विषय था लचीले भविष्य के लिए असमानता के खिलाफ लड़ाई। और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो क्या हो जाएगा? केवल एक और दो, केवल दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 139 का हो जाएगा, जिसमें जो दोनों बात दी गई है कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। और जो वर्ष 2023 में इसका विषय था, थीम थी इसकी लचीले भविष्य के लिए असमानता के खिलाफ लड़ाई, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो, दोनों। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सेंडाई फ्रेमवर्क की समय सीमा है, क्या है? 2015 से 2030, 2020 से 2030, 2025 से 2035 या फिर 2010 से 2020? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सेंडाई फ्रेमवर्क की समय सीमा है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2015 से 2030 तक। तो ये रहे आपके टोटल 50 क्वेश्चन, तो जो कि आप हम और आपने सब मिल के एक टेस्ट नंबर 5 को पूरा कंप्लीट किया, जिसमें आपके नए पैटर्न के हिसाब से जो जीएस और हिंदी का जो दोनों पेपर एक साथ होना है, तो उस हिसाब से हमने सारे टेस्ट कर लिए। टेस्ट नंबर 5 के आपके 140 क्वेश्चन हो जाएंगे जीएस के और 60 क्वेश्चन हिंदी के, तो ये हमने पूरे किए। और अब नेक्स्ट डे आपके साथ मिलते हैं नए टेस्ट सीरीज़ के साथ, जो कि आपका हो जाएगा टेस्ट नंबर 6। तो आज तो इतना ही, नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट के साथ। तब तक के लिए अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए, और अगर आपके कोई सुझाव या फिर कोई विचार हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।